तो इस वीडियो में हमें बात करनी है पॉपुलेशन इंटरैक्शंस। एक पॉपुलेशन दूसरे के साथ में किस तरह से इंटरैक्ट करती है, कितने तरह का इंटरैक्शन वो शो कर सकती है, वो सब यहाँ पे पढ़ा जाता है पॉपुलेशन इंटरैक्शन में। अब जैसा यहाँ पर एनसीईआरटी ने बोला है कि कोई भी नेचुरल हैबिटाट हो अर्थ पर, वो कभी भी एक सिंगल पॉपुलेशन उसको इनहेबिट नहीं कर सकती। किसी भी एरिया में कम से कम दो पॉपुलेशन तो देखने को मिलेंगी ही। एक पॉपुलेशन जो दूसरी पॉपुलेशन को फीड करेगी, कम से कम दूसरी पॉपुलेशन को खाने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। तो अगर मान लो यहाँ पे टाइगर है तो ये खाएगा किसको? डियर को खाएगा, है ना। तो हमेशा दो पॉपुलेशन तो मिनिमम होनी ही चाहिए। फॉर एनी स्पीसीज द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज वन मोर स्पीसीज ऑन विच इट कैन फीड। एक दूसरी स्पीसीज चाहिए जो जिसको वो खा सकता है। अब आप बोलेंगे सर अगर प्लांट स्पीसीज़ की बात करें तो प्लांट स्पीसीज़ तो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को नहीं खाता, किसी दूसरे एनिमल को या फिर प्लांट को नहीं खाता, तो प्लांट तो अकेले सर्वाइव कर सकता है। तो ये भी गलत बात है। प्लांट्स चाहे वो खुद से अपना खाना बना ले, वो भी अकेले किसी एरिया में सर्वाइव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनको सॉइल माइक्रोब की ज़रूरत पड़ेगी। सॉइल माइक्रोब्स ही वो ऑर्गेनिज्म है जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़कर सिंपल मिनरल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करते हैं, और ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स सॉइल में जाते हैं और वापस से प्लांट इनको रीअब्जॉर्ब करता है। तो जो मिनरल रिसाइकलिंग होती है, जहाँ पे जो इनऑर्गेनिक मिनरल्स होते हैं प्लांट उनको एब्जॉर्ब करता है, उनको ऑर्गेनिक फूड बनाता है। फिर ऑर्गेनिक फूड वो एक से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होते हैं। फिर जब ये मरते हैं तो इनको डिकम्पोज करके जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको वापस से इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं माइक्रोब्स। तो कम से कम माइक्रोब्स की तो ज़रूरत उनको भी पड़ेगी। एंड देन हाउ विल द प्लांट्स मैनेज पॉलिनेशन विदाउट एन एनिमल एजेंट। इसके अलावा जो हायर प्लांट्स हैं, जो एंजियोस्पर्म है, फ्लावरिंग प्लांट्स, उनके अंदर में पॉलिनेशन करवाने के लिए भी एनिमल एजेंट्स की, इंसेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। इट इज़ एन ओबियस फीचर इन द नेचर दैट एनिमल्स हों, प्लांट्स हों एंड माइक्रोब्स हों, वो कभी भी एक आइसोलेटेड सर्वाइव नहीं कर सकते, अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते। उनको एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन करना ही पड़ेगा। और इसी इंटरेक्शन के बाद क्या बनता है? एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी। जैसा हमने बताया था, जब बहुत सारी पॉपुलेशन एक एरिया में आपस में इंटरेक्ट करती है तो उसी इंटरेक्टिव सिस्टम को बोलते हैं कम्युनिटी। तो अब छोटी से छोटी कम्युनिटी भी अगर हमारे पास में बनेगी, मिनिमल कम्युनिटी, मैक्स, जिसमें कम से कम पॉपुलेशन होंगी, तो वहाँ पर भी कई सारे इंटरैक्टिव लिंकेजेस देखने को आपको मिल जाएंगे। कुछ उनमें से आपको इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे कि हमारे पास में लायन डियर को खा रहा है तो ये आपको ध्यान आराम से दिखेगा। कुछ ऐसे भी होते हैं जो प्रॉपरली आपको आराम से देखने के लिए थोड़ा डीप स्टडी करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे माइक्रोब्स और प्लांट हो गया, माइक्रोब्स और एनिमल्स का इंटरेक्शन स्टडी करने पे पता लगता है। अब ये जितने भी इंटरेक्शन होते हैं, जितकी हम कहाँ किसकी बात करने वाले? इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस, मतलब दो स्पीसीज़ के बीच में इंटरेक्शन। एक इंटरेक्शन इंट्रा स्पेसिफिक भी होता है। इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन का मतलब होता है जब स्पीसीज़ के मेंबर या फिर एक सिंगल पॉपुलेशन के मेंबर्स आपस में किस तरह का इंटरेक्शन करते हैं। हम वहाँ यहाँ इस चैप्टर में हम इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करें इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस। दो अलग अलग स्पीसीज़ जो हैं, दो अलग अलग पॉपुलेशंस जो हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन। ये कैसे अराइज करता है? फ्रॉम इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज़। जब दो डिफरेंट स्पीसीज़ आपस में इंटरेक्ट करती हैं, हो सकता है कि ये दोनों के लिए बेनिफिशियल हो, दोनों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है दोनों के लिए डेट्रीमेंटल हो, दोनों के लिए नुकसानदायक हो, या फिर न्यूट्रल हो। कोई भी इफेक्ट, न तो नेगेटिव इफेक्ट या न तो पॉजिटिव इफेक्ट ये शो कर रहा है। अब इसको दिखाने के लिए हम कुछ सिंबल का यूज़ करते हैं। हम पॉजिटिव सिंबल का यूज़ करते हैं बेनिफिशियल इफेक्ट को दिखाने के लिए, नेगेटिव सिंबल का यूज़ करते हैं डेट्रीमेंटल या फिर हार्मफुल इफेक्ट को दिखाने के लिए, और ज़ीरो का सिंबल यूज़ करते हैं फॉर न्यूट्रल इंटरेक्शन, जहाँ पे कोई भी इफेक्ट दोनों पॉपुलेशन पर दिखाई नहीं पड़ता। अब पॉपुलेशन इंटरेक्शन भी किस तरह का इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है या फिर न्यूट्रल इम्पैक्ट हो रहा है, उसके बेसिस पे दोनों स्पीसीज़ पे किस तरह का इंटरेक्शन है, किस तरह का इफ़ेक्ट है, उसके बेसिस पे कुछ कॉमन टाइप के यहाँ पे इंटरेक्शन है, जिसमें आता है हमारे पास में म्यूचुअलिज्म, जहाँ पे दोनों स्पीसीज़ को फ़ायदा होता है, दोनों स्पीसीज़ एक दूसरे को बेनिफिट करती हैं। कंपटीशन, जहाँ पे दो स्पीसीज़ किसी एक सेम रिसोर्स के लिए compete कर रही होती हैं, तो जब कंपटीशन होता है तो दोनों का नुकसान होता है, दोनों का नेगेटिव साइन होता है। प्रीडेशन, जहाँ पे एक प्रीडेटर होता है और वो प्रे ऑर्गेनिज्म को खा रहा होता है,
तो प्रीडेटर प्रे को खाता है, तो जो प्रीडेटर होता है उसके लिए तो फ़ायदा होता है, बट प्रे के लिए घाटा होता है। पैरासिटिज्म जो पैरासाइट होता है, जो किसी होस्ट को इन्फेक्ट करता है और होस्ट की बॉडी से फूड मटेरियल या फिर रिसोर्सेज को यूज़ करता है, तो जो पैरासाइट होगा उसके लिए तो ये पॉजिटिव होगा, लेकिन जो होस्ट है उसके लिए नेगेटिव होगा। कमेंसलिज्म की बात करें तो कमेंसलिज्म ऐसा इंटरेक्शन है जहाँ पे एक इंटरेक्टिव मेंबर के लिए ये फ़ायदेमंद होता है, जबकि दूसरे के लिए कोई इफेक्ट उस पर दिखाई नहीं पड़ता। अमेंसलिज्म जब हमारे पास में एक मेंबर को घाटा होता है और दूसरे को कोई इम्पैक्ट दिखाई नहीं पड़ता, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव, तो इसको बोलते हैं अमेंसलिज्म। हर किसी इंटरेक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, और इनमें से हम इसको अपने बेनिफिट के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, कुछ इंटरेक्शन को हम अपने बेनिफिट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पहला है तुम्हारा म्यूचुअलिज्म, जहाँ पे दोनों स्पीसीज़ बेनिफिट में आती हैं। दूसरा है कंपटीशन, जहाँ पे दोनों स्पीसीज़ हार्म आता है, दोनों स्पीसीज़ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। जबकि अगर हम पैरासिटिज्म की बात करें, प्रीडेशन की बात करें, तो यहाँ पर एक स्पीसीज़ को तो फ़ायदा होता है और दूसरी स्पीसीज़ को घाटा होता है, तो ये भी हमें याद रखना है। कमेंसलिज्म और अमेंसलिज्म हमने बता ही दिया, यहाँ पर एक स्पीसीज़ को न्यूट्रल इफेक्ट होता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, दूसरी स्पीसीज़ को या तो फ़ायदा होगा जैसा कि कमेंसलिज्म में होता है, या फिर घाटा होगा जैसा कि अमेंसलिज्म में होता है। एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमारे पास में प्रीडेशन है, जो पैरासिटिज्म है और जो कमेंसलिज्म है, इन तीनों के अंदर एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ पर जो इंटरैक्टिव स्पीसीज़ हैं उनको पास पास रहना पड़ेगा। भाई अगर कोई प्रीडेटर है, इसको किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाना है, दूसरी पॉपुलेशन को खाना है, टाइगर को डियर को खाना है, तो टाइगर और डियर एक ही एरिया में रहेंगे, पास पास रहेंगे, तभी तो ये प्रीडेटिव टाइप का इंटरेक्शन पॉसिबल है। अगर ये आसपास नहीं रहेंगे तो क्या एक दूसरे के साथ प्रीडेशन रिलेशन शो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि दोनों साथ में रहें। पैरासिटिज्म के साथ भी यही केस है। पैरासाइट होस्ट की बॉडी के ऊपर रहता है जिसको एक्टोपैरासाइट कहते हैं, या फिर होस्ट की बॉडी के अंदर रहता है जिसको एंडोपैरासाइट कहते हैं, तो उसको उन दोनों को भी साथ में ही रहना पड़ेगा। और कमेंसलिज्म में भी यही होता है। तो ये तीनों में ये सिंपल कॉमन प्रॉपर्टी आती है। अब एक एक करके इंटरेक्शन, जो कॉमन टाइप के इंटरेक्शन है उनको हम स्टडी करते हैं। सबसे पहला है प्रीडेशन। प्रीडेशन जो है होता क्या है? प्रीडेशन यानी कि जब कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे को फीड करता है तो उसी को बुलाया जाता है प्रीडेशन। प्रीडेशन का काम क्या है? प्रीडेशन का काम है भाई, जो एनर्जी एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पर फिक्स हुई है, उस ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक भेजना। जैसे प्लांट ने खाना बनाया, प्लांट ने सनलाइट का इस्तेमाल करके खाना बना लिया, तो यहाँ पे कुछ बायोमास की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो गई। बट ये जो एनर्जी स्टोर है, क्या ये परमानेंटली प्लांट्स के अंदर ही स्टोर रहनी चाहिए या फिर ये हायर ट्रॉफिक लेवल्स तक मूव करनी चाहिए? भाई इकोलॉजी में एनर्जी कभी भी एक ट्रॉफिक लेवल में फिक्स नहीं रहती, वो ऊपर की तरफ मूव करती है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में। तो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक एनर्जी जाएगी कैसे? ये जाएगी प्रीडेशन के थ्रू। प्रीडेटर इसको खाएगा हर्बीवोर, तो हर्बीवोर भी तो एक तरह का प्रीडेटर हुआ ना प्लांट्स के लिए। फिर अब हर्बीवोर को कौन खाएगा? कार्निवोर, जो एक प्रीडेटर है। तो चाहे हर्बीवोर हो चाहे कार्निवोर हो, ये दोनों ही प्रीडेटर के अंदर में आते हैं। और इसी के हिसाब से प्रीडेटेशन जो है वो दो टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है, एक हर्बीवोरी और एक कार्निवोरी। तो हर्बीवोरी टाइप ऑफ प्रीडेशन और एक कार्निवोरी टाइप ऑफ प्रीडेशन। तो प्रीडेशन जो है वो नेचर्स का मेथड है, नेचर का तरीका है एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए हायर ट्रॉफिक लेवल्स फ्रॉम लोअर ट्रॉफिक लेवल। जैसे प्लांट की बात करें तो प्लांट से कहाँ जाएगा? ऊपर, और वहाँ से कहाँ जाएगा? और ऊपर। तो जब हम जनरली सोचते हैं प्रीडेशन के बारे में तो हमारे दिमाग में आता है कि भाई जो कार्निवोर है, जैसे टाइगर है, वो डियर को खा रहा है, तो ये जो कार्निवोर हैं यही प्रीडेटर होते हैं। पर आपको ये भी ध्यान देना है कि हर्बीवोर भी प्रीडेटर माने जाएंगे, क्योंकि हर्बीवोर किसको खा रहे हैं? भाई प्लांट्स को। प्लांट्स भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म खाएगा तो वो प्रीडेशन में ही आता है। तो हर्बीवोरी भी किस में आता है? प्रीडेशन में ही आता है। हर्बीवोरी और कार्निवोरी टाइप ऑफ प्रीडेशन में लेकिन एक मेजर डिफरेंस होता है कि कार्निवोरी टाइप ऑफ प्रीडेशन जो प्रे होता है, जिसको प्रीडेटर खाता है, उसकी डेथ हो जाती है। जनरली कार्निवोरी में क्या होता है? प्रे की डेथ हो जाती है। लेकिन अगर हर्बीवोरी की बात करें तो यहाँ पर हर बार प्रे ऑर्गेनिज्म की डेथ नहीं होती। जैसे अगर कोई हर्बीवोर है, कैटल है, कोई बकरी है या फिर कोई गाय है, वो प्लांट का कुछ पत्ता खा रही है, तो क्या प्लांट के पत्ते खाने से वो प्लांट मर जाएगा? ऐसा नहीं होगा ज़रूरी। नॉर्मली केस में वो नहीं मरेगा। या फिर कोई मान लो चिड़िया है, चिड़िया प्लांट का फ्रूट खा रही है, सीड खा रही है, तो वो भी तो हर्बीवोर है। बट इससे क्या प्लांट मर जाएगा? नहीं। तो हर्बीवोरी में जर्नली डेथ इन्वॉल्व नहीं होती, कार्निवोरी में जर्नली डेथ इन्वॉल्व होती है। तो although animals eating plant are categorized as separately as herbivores, they are in broad ecological context not very different from predators. हम ecological context में
इम्पैक्ट के हिसाब से उनको भी प्रीडेटर ही मानकर चलना पड़ता है। तो अब एक काम तो प्रीडेटर का क्या हो गया, एनर्जी के कॉन्ड्यूट्स या फिर एनर्जी ट्रांसफ़र करने में जो एजेंट होते हैं, कॉन्ड्यूट्स होते हैं, उसकी तरह हेल्प करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखना। भाई अगर कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है तो क्या प्रे पॉपुलेशन उसके हिसाब से कंट्रोल में रहेगी, वो एक लेवल से ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि प्रीडेटर्स उस पर अपना प्रीडेशन प्रेशर लगा कर रखेंगे। जितना ज़्यादा प्रीडेटर प्रेशर होगा उतना पॉपुलेशन कंट्रोल रहेगी, बहुत एक्सेसिव अमाउंट में ग्रो नहीं कर पाएगी। तो फॉर प्रीडेटर्स प्रे स्पीसीज कुड पॉपुलेशन डेंसिटीज एंड कॉज इकोसिस्टम इनस्टेबिलिटी। सो अगर मान लो प्रीडेटर्स कहीं पर नहीं प्रेजेंट हैं तो उस कंडीशन में ऐसा होता है, हमने कई बार देखा हुआ है कि जो प्रे पॉपुलेशन होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, और इतनी ज़्यादा प्रे पॉपुलेशन को इंक्रीज़ होने के बाद में इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है और हमारा पूरा का पूरा इकोसिस्टम काम करना बंद कर देता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मिलता है एक्जॉटिक स्पीसीज़ के कंसेप्ट में। एक्जॉटिक स्पीसीज़ एक ऐसी स्पीसीज़ होती है जो किसी एरिया में नेचुरली नहीं पाई जाती, वो किसी बाहर वाले एरिया से लाई जाती है। मान लो ये एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ है ए, ये यहाँ नॉर्मली नहीं पाई जाती, इसको किसी दूसरे एरिया से लेकर के आया गया है। जब हमने इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया तो ये यहाँ के लिए क्या बिहेव करेगी, एक्जॉटिक स्पीसीज़ या फिर फॉरेन स्पीसीज़। जब हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं इन अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया तो देखने को मिलता है, क्योंकि इस वाले एरिया में जब हम जहाँ पे हमने इस स्पीसीज़ को इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि ये नेचुरली तो यहाँ पाई नहीं जाती, तो इसके नेचुरल प्रीडेटर्स भी इस नई एरिया में देखने को नहीं मिलेंगे। भाई ये यहाँ पर नेचुरली होती ही नहीं है तो इसके नेचुरल प्रीडेटर्स भी नहीं होंगे। क्योंकि इसके नेचुरल प्रीडेटर्स इस नए एरिया में नहीं है तो ये क्या हो जाती है, इन्वेजिव बन जाती है। ये अपना नंबर बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ करने लगती है, स्टार्ट स्प्रेडिंग वेरी फास्ट बिकॉज ऑफ इन्वेडेड लैंड डज नॉट हैव इट्स नेचुरल प्रीडेटर। इस नए वाले एरिया में जिसको इसने इन्वेड किया है वहाँ पर नेचुरल प्रीडेटर्स हैं ही नहीं, उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती है। और जो इंडिजिनस स्पीसीज़ हैं जो यहाँ पर पहले से पाई जाती हैं उनको ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है, उनके लिए हार्मफुल हो जाती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्रिकली पियर कैक्टस। एक कैक्टस स्पीसीज़ था जो कि इंट्रोड्यूस कर दिया गया था ऑस्ट्रेलिया में। नेचुरली ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाया जाता था, ये अमेरिका वगैरह में कहीं पाया जाता था, उसको उठा करके ऑस्ट्रेलिया में लेकर के आ गए थे इन द अर्ली 1920s। बट जैसे ही उसको वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया तो अब क्या, जो प्रिकली पियर कैक्टस है ऑस्ट्रेलिया में तो उसका कोई भी प्रीडेटर होगा नहीं, क्योंकि नेचुरली वो ऑस्ट्रेलिया में पाया ही नहीं जाता। तो जब उसका नेचुरल प्रीडेटर है ही नहीं तो उसने क्या किया, वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ करने लगा और पूरे मिलियंस ऑफ हेक्टेयर ऑफ जो लैंड है, जो डेजर्ट एरिया है, जो खाली एरिया है ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पर फैल गया। अब इसको कंट्रोल करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड यूज़ किया गया, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड का मतलब क्या होता है, अगर हम एक नेचुरल प्रीडेटर उस पर्टिकुलर स्पीसीज़ का उठा करके लेकर आएँ और उसको नई वाली एरिया में इंट्रोड्यूस कर दें तो नेचुरल प्रीडेटर उस जो इन्वेजिव स्पीसीज़ का है तो वो उसको फीड करेगा और उसका नेचुरल लेवल कंट्रोल कर देगा। इसी तरह से जो इन्वेजिव स्पीसीज़ ऑफ कैक्टस था उसको कंट्रोल में लाने के लिए हमने क्या किया, एक कैक्टस फीडिंग मॉथ, इसका प्रीडेटर होता है एक मॉथ जो कैक्टस को फीड करता है, उसको उसके नेचुरल हैबिटाट से उठा करके लेकर के आए और उसको इंट्रोड्यूस कर दिया ऑस्ट्रेलिया में। इस तरह से फिर उसको कंट्रोल में लेकर के आया गया था। ये जो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड है इसको आज के टाइम पे हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के दौरान। जो हमारा बायोलॉजिकल एग्रीकल्चर होता है या फिर एग्रोनॉमिक एग्रीकल्चर होता है उसमें यूज़ करते हैं हम नेचुरल प्रीडेटर्स, और उन नेचुरल प्रीडेटर्स की मदद से जो हार्मफुल पेस्ट वगैरह होते हैं, हार्मफुल इंसेक्ट वगैरह होते हैं, उनको किल करने की कोशिश करते हैं। ये तो हो गया प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का काम। प्रीडेटर्स ऑल्सो मेंटेन स्पीसीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी। अब प्रीडेटर्स एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में स्पीसीज डाइवर्सिटी कैसे मेंटेन करते हैं, क्योंकि प्रीडेटर्स एक टाइम पे मल्टीपल स्पीसीज़ को फीड कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक टाइगर है तो क्या ये टाइगर डियर को तो खा ही सकता है, बट डियर के साथ में जो दूसरा हर्बीवोर होगा, उसके कॉम्पिटिटर हर्बीवोर, मान लो कोई कैटल है, काऊ बफेलो, जो उस एरिया में पाया जाता है, इसको भी तो ये फीड करेगा, तो इसको भी फीड करेगा और इसको भी फीड करेगा। अब ये जो डियर है और जो कैटल है ये आपस में कॉम्पीट कर रहे थे ग्रास को खाने के लिए। ये दोनों किसके लिए कॉम्पीट कर रहे थे, घास के लिए। जो अवेलेबल अमाउंट ऑफ घास है उस एरिया में वो तो लिमिटेड घास है, तो जितनी ज़्यादा घास ये डियर खा लेगा वो फिर उसके लिए नुकसान है कैटल के लिए। उसी तरह से वाइसा वर्सा, अगर कैटल ज़्यादा घास खा लेता है तो वो नुकसानदायक है डियर के लिए। अब इन दोनों के कंपटीशन अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इससे क्या होगा, इनका एलिमिनेशन, अगर इनके बीच में बहुत ज़्यादा इंटेंस कंपटीशन हो जाए तो एक का एलिमिनेशन होना रिक्वायर्ड हो जाता है।
लेकिन जो टाइगर है वो ऐसा नहीं होने देगा। टाइगर क्या करेगा, वो डियर की पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होने देगा, उसको लेवल में रखेगा। वो कैटल की पॉपुलेशन को भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होने देगा, उसको लेवल में रखेगा। मतलब इन दोनों की पॉपुलेशन को वो लेवल में रखेगा। जब इन दोनों की पॉपुलेशन एक लेवल में रहती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होती है, तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि ये दोनों के बीच में जो कंपटीशन है वो माइल्ड लेवल का होता है, बहुत ज़्यादा इंटेंस लेवल तक नहीं पहुंच पाता और इनका एक्सटेंशन रुक जाता है। तो प्रीडेटर्स क्या काम करते हैं, स्पीसीज़ डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं। जो प्रे पॉपुलेशन है उनके बीच में एक्सटेंशन ना हो जाए इंटेंस कंपटीशन की वजह से, इसको रोकते हैं बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग द कॉम्पिटिंग प्रे स्पीसीज़। फॉर एग्जाम्पल, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल एक साइंटिस्ट ने दिया था, जहाँ पे रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज़ ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, अमेरिकन जो पैसिफिक कोस्ट हैं वहाँ पर जो रॉकी इंटरटाइडल जोन है, इंटरटाइडल जोन यानी कि जो समुद्र के किनारे वाला रॉकी जोन होता है उसी को बोलते हैं इंटरटाइडल जोन। उस इंटरटाइडल जोन में एक स्टारफिश पाई जाती थी, पिजास्टर। ये जो पिजास्टर स्टारफिश है ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट प्रीडेटर की तरह काम करती थी, यहाँ पर इनवर्टिब्रेट्स को खा करके अपना सर्वाइवल करती थी। एक छोटे से एक्सपेरिमेंट में, एक फील्ड एक्सपेरिमेंट में कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने सारे के सारे स्टारफिश को उस पर्टिकुलर एरिया से, उस पर्टिकुलर जो एनक्लोज्ड एरिया था, एक्सपेरिमेंटल एरिया था, उस एक्सपेरिमेंटल एरिया से सारे के सारे स्टारफिश को रिमूव कर दिया। जैसे ही उन्होंने वहाँ पर स्टारफिशेस को रिमूव किया, हर एक स्पीसीज़ को, तो विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर कम से कम वहाँ पर मोर देन 10 स्पीसीज़ ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एक्सटेंट हो गई। तो जो इनवर्टिब्रेट्स को स्टारफिश खाती थी और खा करके उनके बीच में इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन को रिड्यूस कर रही थी, क्योंकि स्टारफिश अब है ही नहीं तो उनके बीच में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। और जैसे ही उनके बीच में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हुआ तो उससे प्रॉब्लम क्या हुई कि उनमें से कई सारी स्पीसीज़ एक्सटेंट हो गई। तो ये एक्सटेंट हो गई बिकॉज ऑफ द इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन की वजह से। यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आती है कि प्रीडेटर और प्रे के लिए बीच में एक और रिलेशन होता है कि दोनों का रिलेशन ऐसा है कि दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी भी हैं बट दोनों एक दूसरे के लिए हार्मफुल भी हैं। भाई अगर प्रेडेटर सारे के सारे प्रे को ख़त्म कर दे एक ही बार में, तो क्या अगली बार के लिए उसके पास में प्रे पॉपुलेशन बचेगी? नहीं। तो थोड़े दिन बाद ऐसा होगा कि जो प्रीडेटर है वो भी मर जाएगा। तो प्रीडेटर को एक्चुअल में प्रे की ज़रूरत है, उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है, उसको पूरी तरह से एलिमिनेट करना प्रीडेटर का कभी भी जो एम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक बार प्रीडेटर ख़त्म हो गया, प्रे ख़त्म हो गया, तो अल्टीमेटली प्रे भी ख़त्म हो जाएगा। तो इफ़ अ प्रीडेटर बिकम्स टू एफिशिएंट एंड ओवर एक्सप्लॉइट्स इट्स प्रे, अगर प्रीडेटर बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है प्रे को कैप्चर करने में, प्रे को मारने में, और ओवर एक्सप्लॉइट करने लग जाता है प्रे पॉपुलेशन को, तो अल्टीमेटली क्या होगा, प्रे पॉपुलेशन विल बिकम एक्सटेंट। और जैसे ही प्रे पॉपुलेशन एक्सटेंट होगी उसको फॉलो करते हुए प्रीडेटर विल ऑल्सो गेट एक्सटेंट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड। प्रे के पॉपुलेशन ख़त्म होने पर प्रीडेटर के लिए फूड की कमी आएगी, और प्रीडेटर के लिए जैसे ही फूड की कमी आएगी तो प्रीडेटर पॉपुलेशन भी एक्सटेंट हो जाएगी। इसीलिए जो प्रीडेटर्स देखे जाते हैं वो हमेशा केयरफुल नेचर के होते हैं या फिर प्रूडेंट नेचर के होते हैं। वो कभी भी जानबूझ के ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं प्रे को, या फिर फन के लिए, या फिर ऐसे ही मजा नॉर्मली किसी भी प्रे को किल नहीं करते। जब तक उनको फीड ना करने की ज़रूरत पड़े, जब तक उनको खाने की ज़रूरत नहीं होती, वो किसी भी प्रे पॉपुलेशन को जाकर के फीड नहीं कर रहे होते। जैसे ह्यूमंस होते हैं, हम तो मज़े के लिए भी मार देते हैं, एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए भी मार देते हैं, वो ऐसा नहीं करते। जब उनको ज़रूरत है तभी वो किल करते हैं। इसके अलावा अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ प्रीडेटर की बात की है। भाई इस इंटरेक्शन में जो प्रीडेशन टाइप का इंटरेक्शन है, यहाँ पर दूसरा इंपॉर्टेंट मेंबर कौन है, प्रे। अब हमें प्रे के हिसाब से सोचना पड़ेगा कि प्रे के हिसाब से जो प्रीडेशन टाइप का इंटरेक्शन है वो उसके नज़रिए से कैसा दिखाई देता है। भाई कोई भी प्रे ये तो नहीं चाहेगा कि प्रीडेटर आकर के उसको खा ले, तो प्रे अवॉइड करना चाहता है प्रीडेशन को, मतलब वो अपने आप को अवॉइड करना चाहता है कि वो प्रीडेटर आके उसको मार ना दे। इसके लिए उसने क्या डेवलप कर लिया है, उसने इवोल्व कर लिया है अलग अलग तरह के डिफेंस मैकेनिज्म, जिससे कि वो प्रीडेशन को कम से कम कर सके, उसके इम्पैक्ट को कम से कम कर सके। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल है, जैसे सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग्स आर क्रिप्टिकली कलर्ड कैमोफ्लाज्ड टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड इजीली बाय द प्रीडेटर। कुछ ऐसे फ्रॉग्स होते हैं, कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो अपने आप को बैकग्राउंड कलर का डेवलप कर लेते हैं। उन्होंने अपने आप को कैसा इवॉल्व कर लिया है, अपना कलर उन्होंने बैकग्राउंड के जैसा बना लिया है। जैसे कि फ्रॉग आपने देखा होगा, फ्रॉग जनरली ग्रीन कलर का होता है,
या टिड्डे देखे होंगे, जो ग्रास हॉपर वगैरह है, टिड्डे होते हैं, वो भी ग्रीन कलर के होते हैं। वो क्यों ग्रीन कलर के होते हैं? वो रीज़न यही है कि ग्रीन कलर का होने की वजह से वो बैकग्राउंड में ईजिली छुप सकते हैं, कैमोफ्लाज हो सकते हैं। कैमोफ्लाज का मतलब ही यही होता है कि एक ऐसा कलर डेवलप कर देना अपनी बॉडी में जिसकी मदद से हम बैकग्राउंड में ईजिली स्पॉट ना हो सकें। बैकग्राउंड में, हरे बैकग्राउंड में, गार्डन के अंदर हरे फ्रॉग को या हरे टिड्डे को ढूंढ पाना प्रीडेटर के लिए मुश्किल होगा। तो इसी को बोलते हैं कैमोफ्लाज करना। कुछ ने ऐसा भी क्या है, अपने आप को पॉइजनस बना लिया है। बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्होंने अपने अंदर पॉइजन ग्लैंड्स डेवलप कर लिए हैं, पॉइजनस नेचर डेवलप कर लिया है, जिसको खाने के बाद में जो प्रीडेटर है वो बीमार पड़ जाता है, उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इस तरह के जो प्रे होते हैं उनको प्रीडेटर्स जनरली अवॉइड करते हैं। इसमें एक एग्जांपल है मोनार्च बटरफ्लाई का। मोनार्च बटरफ्लाई बहुत ही ज़्यादा डिसटेस्टफुल होती है, उसका टेस्ट बहुत ख़राब होता है प्रीडेटर के लिए। अब ये ख़राब टेस्ट वो अपने अंदर जानबूझ के डेवलप करती है बिकॉज ऑफ एक केमिकल, जो उसकी जो मोनार्च बटरफ्लाई है उसके बॉडी में एक केमिकल, एक पर्टिकुलर टाइप का केमिकल प्रेजेंट होता है। अब ये जो केमिकल होता है ये नेचुरली इसकी बॉडी में नहीं था। ये कैसे डेवलप करती है? क्योंकि जब ये कैटरपिलर स्टेज में थी तो कैटरपिलर स्टेज के दौरान ये एक पर्टिकुलर पॉइजनस वीड को खा रही थी, और उस पर्टिकुलर पॉइजनस वीड की वजह से इसकी बॉडी में एक पर्टिकुलर केमिकल डेवलप हो जाता है जो कि टॉक्सिक है प्रीडेटर्स के लिए, और उसको वो बीमार कर देता है, उसका पेट खराब कर देता है। प्रॉब्लम आती है हर्बीवोर्स में। भाई प्लांट्स के लिए प्रीडेशन प्रेशर और ज़्यादा दिक्कत वाला है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई प्रीडेटर है जो किसी एनिमल को खाता है, तो एनिमल तो अपने आप को बचाने के लिए, जो एनिमल प्रे होगा वो अपने आप को बचाने के लिए क्या कर सकता है? रन कर सकता है, भाग सकता है, इधर अपनी जगह चेंज कर सकता है। बट अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के पास में ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती। प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, वो तो एक ही जगह खड़े रहते हैं। तो उनके लिए जो प्रीडेशन प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा अलग तरीके से वर्क करता है और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उनके लिए प्रीडेशन प्रेशर को अवॉइड करना और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। इसके लिए प्रीडेशन की बात करें, हर्बीवोर्स आर प्रीडेटर्स प्लांट के लिए। नियरली 25% ऑफ ऑल इंसेक्ट्स आर नोन एज फाइटोफेगस, जो प्लांट सैप को खाते हैं, प्लांट के सॉफ्ट पार्ट को खाने वाले ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं फाइटोफेगस। द प्रॉब्लम इज सीवियर फ्लॉर प्लांट बिकॉज प्लांट्स कैनॉट रन अवे फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स। वो रन ही नहीं कर सकते, तो अपने आप को कैसे बचाएंगे? तो अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने कई सारे मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल डिफेंस डेवलप कर लिए। मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस, मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन या फिर केमिकल अडेप्टेशन, केमिकल डिफेंस उन्होंने डेवलप कर लिए। अब ये मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस या केमिकल डिफेंस है क्या? भाई मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस होता है कांटों की फॉर्म में, थॉर्न्स की फॉर्म में, जो कांटे होते हैं, जैसे अकेशिया हो गया, कैक्टस हो गया, स्पाइन्स की फॉर्म में, थॉर्न हो गए, स्पाइन हो गए, ये कांटे होते हैं कुछ। जो कांटे अगर किसी प्लांट में प्रेजेंट होंगे तो क्या कोई प्रेडेटर जाकर के कांटे वाले प्लांट को खाएगा? नहीं खाएगा, सिंपल सा। तो ये एक मॉर्फोलॉजिकल मैकेनिज्म है डिफेंस का। इसके अलावा केमिकल मैकेनिज्म में प्लांट क्या करता है? कई सारे प्लांट अपने अंदर ऐसा केमिकल स्टोर करते हैं, ऐसा केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जिससे हर्बीवोर उसको खाने के बाद में बीमार पड़ जाए या उसकी तबीयत ख़राब हो जाए, उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ख़राब हो जाए, या फिर इसका रिप्रोडक्शन अब डिस्टर्ब हो जाए, या अल्टीमेटली कई बार उसको किल भी कर दे। तो कुछ भी अगर ये कर रहा है, उसका पेट खराब कर रहा है, उसको किल कर दे रहा है, उसका डाइजेशन खराब कर दे रहा है, उसका रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी खराब कर रहा है, तो ऐसे तरह के प्लांट को जो प्रीडेटर होता है वो एक बार तो खा लेता है लेकिन दूसरी बार अवॉइड करता है। जैसा तुमने देखा होगा कैलोट्रॉपिस, एक वीड होता है कैलोट्रॉपिस, जो जर्नली फील्ड में, जो ख़राब पड़ी फील्ड होती है या फिर जो प्लॉट वगैरह होते हैं वहाँ पर ग्रो करते हुए दिखाई देंगे। अब वो आपको ग्रो करते हुए क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि कोई भी हर्बीवोर उनको जाकर के खाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उनके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है? हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, एंड इस वजह से उनको कोई भी जाकर के खाने हुए आपको दिखाई नहीं देगा। इसके अलावा हमारे लिए एक वाइड वैरायटी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस दैट वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्लांट्स ऑन कमर्शियल स्केल। ये जो केमिकल डिफेंस प्लांट प्रोड्यूस करता है, इनमें से बहुत सारे ऐसे केमिकल्स भी हैं जिनको हम अपने फ़ायदे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कमर्शियल स्केल पे उनको निकाल करके, उनको प्योरीफाई करके कमर्शियल स्केल पे यूज़ करते हैं। जैसे निकोटीन हो गया, तम्बाकू में जो यूज़ होता है, कैफीन जो कॉफ़ी में यूज़ होता है, क्विनीन हो गया, स्ट्रेचिसिन हो गया, ओपियम जो कि गांजे में यूज़ होता है। तो ये सारे एक्चुअल में प्लांट के डिफेंस मैकेनिज्म के लिए प्लांट्स ने अपने केमिकल प्रोड्यूस किए हैं, जिसको हम कमर्शियल स्केल पे आज यूज़ कर रहे हैं। तो एक्चुअल में ये प्रोड्यूस क्यों किए थे प्लांट ने? एज अ डिफेंस, एज
अगेंस्ट ग्रेजर्स एंड ब्राउज़र। तो ग्रेजर्स और ब्राउज़र्स के लिए डिफेंस की तरह इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ें प्रोड्यूस करी थी।